Cricket is my passion and I cannot avoid it. I have a very, very special friend on my show. He's one player who was the first Indian to score a triple hundred in Test cricket. Rather, he doesn't have one, he has two triple hundreds. He is a player who has scored almost 8,000 runs in both Test cricket as well as ODI, a World Cup winner in T20 as well as 50 over cricket. Let's welcome the Sultan of Multan and our very own Nawab of Najafgarh, Virendra Sehwag. Welcome, Viru bhai. Thank you, Anis bhai. I hope you're keeping well. Yes, absolutely. How Great, are you? great, great. I am fine, thank you. दिल्ली की ठंड क्या कह रही है? दिल्ली की ठंड बढ़ते जा रही है। अभी फरवरी का महीना आ गया है, लेकिन कम नहीं हो रही है। चलो, आई होप ठंड आई एम श्योर 15-20 दिन में काबू में आ जाएगी। और कल हम एक टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, राधा परसों इंडिया और इंग्लैंड का, राधा एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज जो डिसाइड करेगा कि कौन जाएगा वर्ल्ड फाइनल्स में। तो हम उससे शुरुआत करते हैं। वीरू भाई, सबसे पहले राधा मुझे याद है आपने एज एन ओपनर इंग्लैंड के सामने लॉर्ड्स में किया था, आपने 80 रन मारे थे। कुछ उस इनिंग्स के बारे में बताइए वीरू भाई। जी, मेरा उससे पहले मैं वनडे क्रिकेट में ओपनिंग करता था। तो जी, जी। 2002 की बात है ये, जब हम लोग इंग्लैंड दौरे पे गए थे 2002 में। तो मैं वहाँ वनडे क्रिकेट में मैंने ओपनिंग की थी। तो सौरव गांगुली के साथ काफी मैचेस में ओपनिंग कर चुका था। उससे पहले सचिन के साथ ओपनिंग कर चुका था। ओके। तो तो टेस्ट क्रिकेट में मुझे जब ओपनिंग करने के लिए कहा, तो थोड़ा सा मैं घबराया जरूर था कि यार मतलब मैं अभी नया खिलाड़ी हूँ। अभी मैं मेरी टीम में जगह पक्की भी नहीं हुई। अगर मैं टेस्ट टीम में ओपनिंग करूंगा और फ्लॉप हो गया तो कहीं टीम से बाहर ना हो जाऊं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक अपॉर्चुनिटी भी थी मेरे लिए कि बाहर बैठने से अच्छा है तो मैं खेलूं। क्योंकि अगर मैं मिडिल ऑर्डर में इंतजार करता तो शायद, क्योंकि उस समय मिडिल ऑर्डर में राहुल द्रविड़, तेंदुलकर, गांगुली, लक्ष्मण, ये बड़े बड़े नाम थे और मुझे बाहर बैठना पड़ता। या तो कोई फ्लॉप होता तो फिर मुझे मौका मिलता मिडिल ऑर्डर में खेलने का। लेकिन मैंने वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। एक ही चीज मैंने कही सौरव गांगुली से कि अगर मैं टेस्ट क्रिकेट एज ए ओपनर, अगर मैं 3-4 टेस्ट में फ्लॉप हो जाता हूँ, रन नहीं बनाता हूँ, तो मुझे एक बार ही मौका जरूर देना मिडिल ऑर्डर में अपने आप को प्रूव करने का। तो उन्होंने कहा कि मैं जरूर आपको मौका दूंगा मिडिल ऑर्डर में, अगर आप टेस्ट में ओपनिंग में सफल नहीं हुए। तो खैर इसकी नौबत नहीं आई। लॉर्ड्स क्रिकेट में मैदान पे जब मैं पहला मैच अपना एज ए ओपनर टेस्ट मैच खेला, तो मैंने 84 के करीब रन बनाए। शाम के 2-3 ओवर बचे हुए थे, जब मुझे शायद टिपिकल, अगर टेस्ट क्रिकेट की मैं बात करूं तो कोई भी टेस्ट क्रिकेट होगा कि शाम के 3-4 ओवर होंगे, आराम से डिफेंस करके खेल के निकालना चाहेगा ताकि वो कल सुबह आए फ्रेश खेले। बट मुझे लगा कि एशले जाइल्स के जो 1-2 ओवर बचे हैं, मैं उनमें अगर चौके छक्के लगाता हूं तो आज ही मेरा 100 कंप्लीट हो जाएगा और मैं लॉर्ड्स पर 100 बना दूंगा। तो खैर मैंने सोचा कुछ था लेकिन हुआ कुछ और। वो 100 तो नहीं बना पाया, लेकिन मैं उस एशले जाइल्स को मारने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हो गया और 84 रन पर आउट हो गया। अफसोस तो नहीं हुआ, हाँ निराश जरूर था उस समय कि यार अगर 100 हो जाता अच्छा था। क्योंकि जितने बने, जैसे भी बने, आप उसमें खुश रहना सीखें एज ए प्लेयर। ये मैंने सीखा हमेशा। एज ए इंसान भी, अगर आपको जिंदगी में जो मिला आप उससे खुश हैं, तो फिर आपको किसी चीज से दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो क्योंकि डिमांडें तो कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। अगर आज आपके पास स्कूटर है तो आप मोटरसाइकिल मांगेंगे, मोटरसाइकिल है तो कार मांगेंगे, कार है तो मर्सिडीज मांगेंगे, मर्सिडीज है तो रोल्स रॉय मांगेंगे। तो वो डिमांडें कभी पूरी नहीं हो सकती। तो जो है उसमें खुश रहना सीखिए। तो इसलिए मैं भी 84 रन बनाकर खुशी खुशी ड्रेसिंग रूम में आया, खाया पिया और सो गया। ये इसको कहते हैं वीरेंद्र सहवाग। मुझे अनिल कपूर का एक डायलॉग याद आता है कि अफसोस वो करते हैं जिनका खेल खत्म हो जाता है। और वीरेंद्र सहवाग ने उसके बाद 2 ट्रिपल सेंचुरी बनाई, 6 डबल 100 बनाए। और टेस्ट क्रिकेट में माशाल्लाह जो उन्होंने किया वो सब जानते हैं। हम जरूर एक इनिंग्स के बारे में आपके बात करेंगे जो आई थिंक मेलबर्न में था। वहां पे भी आपने शायद साइमन कैटिच को छक्का मारने चाहा और वो आउट हो गए। ये हमारा पहला ट्रिप था, मतलब हमारा तो नहीं कहूंगा, मेरा पहला ट्रिप था 2003-4 का, ऑस्ट्रेलिया का। तो पहले मैच में ब्रिस्बेन में 100 बनाया था सौरव गांगुली ने, 145 के करीब टेस्ट सेविंग इनिंग्स में, ये कहूंगा। सेकंड टेस्ट मैच एडिलेड में राहुल द्रविड़ ने डबल 100 बनाया था, जो कि टेस्ट हम लोग जीते थे। और मेलबर्न जब हम पहुंचे, तब वहां पर मैंने वो 195 रन बनाए थे। तो अगर आप वो वीडियो दोबारा ध्यान से देखेंगे
तो जब मैंने अपना 100 कंप्लीट किया तो राहुल द्रविड़ मुझसे ज्यादा खुश और तेज स्प्रिंट लगाकर आए, मुझे गले लगाया, वेल डन बोला, बहुत मतलब मुझसे ज्यादा खुशी जाहिर राहुल द्रविड़ ने की थी कि भाई मतलब एक नया खिलाड़ी एज ओपनर आया है और ऑस्ट्रेलिया में आकर उसने 100 बनाया है। सो ही वाज सो हैप्पी राहुल द्रविड़। और वो मुझे बोल रहे थे, वो हमेशा मुझे बोलते थे कि अगर टेस्ट क्रिकेट में रिस्पेक्ट पानी है ना तो आपको बड़े स्कोर्स बनाने पड़ेंगे, और वो भी बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ, कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, ये ऐसे टीमें हैं जिनके खिलाफ आपको बड़े स्कोर बनाओगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी क्रिकेट फैटर्निटी में, कमेंटेटर से, एक्स क्रिकेटर से, मीडिया से। तो उस वाले मैच को जब मैंने 100 बनाया तो वो मुझे बार बार पुश कर रहे थे कि भाई इसको बड़ा 100 करना, बड़ा करना, अगर डबल कर सको तो करना। मैं नॉर्मल क्रिकेट अपनी खेले जा रहा था। जब मैं लगभग 2 या 3 ओवर बचे थे नई गेंद लेने में, तो शायद 77 ओवर 78 ओवर, तो एक पार्ट टाइमर गेंदबाज है साइमन कैटेज, वो डालने आए, तो मुझे लगा यही मौका है कि मैं अपने छक्के मार मार के इनके खिलाफ दोहरा शतक पूरा कर लूं। तो पहले 2 छक्के मारे मैंने उनको, तो 2 छक्के मारने के बाद मैं 195 पर पहुंचा, और तीसरी गेंद उन्होंने लॉलीपॉप फुल टॉस फेंकी, उसको भी मैं छक्का मारकर दोहरा शतक पूरा करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली बैट के थोड़े से ऊपरले हिस्से पर लगी और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं गिर, मैं आउट हो गया। और एज यूजुअल मैं खुश इसलिए था कि मैंने 195 रन बनाए, दुख इसलिए नहीं था कि मैंने 200 रन नहीं बनाए, क्योंकि ये सोचने का नजरिया है कि या तो आप ये सोच सकते हो हाय मैंने ये नहीं किया इसलिए मैं दुखी हूं, या ये सोच सकते हो हाय मैंने ये किया मैं बहुत खुश हूं। तो ये आपके सिर्फ और सिर्फ दिमाग के ऊपर है कि आप कैसा सोचते हो। मुझे याद है कि जब मैं वो 195 रन बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया तो एक रिपोर्टर ने मुझसे पूछा कि भाई अगर आप 200 रन बना देते तो आप पहले खिलाड़ी बनते जो एक दिन में ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में डबल 100 बनाते। तो मैंने कहा अभी भी मैं पहला ही खिलाड़ी हूँ जिसने एक दिन में 195 रन बनाए, आज से पहले किसी एक प्लेयर ने बनाए नहीं है एक दिन में। तो कोई फर्क नहीं पड़ता 5 रन कम या 5 रन ज्यादा, मैं खुश हूँ। तो इसलिए जिंदगी का फंडा ही कह रहा है हमेशा खुश रहो। चीजें आनी जानी है, रिकॉर्ड बनेंगे टूटेंगे, पैसे आएंगे जाएंगे, लेकिन खुशी जो है वो हमेशा आपके साथ रहेगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया वीरू भाई। यू नो व्हाट, मुझे वो भी इनिंग्स याद है जब आपने मुल्तान में 100 बनाया था, तो उसमें भी आपने सकलेन मुश्ताक को छक्का मारा था। तो उसके बारे में बताइए कि वो आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया कि भाई मैं छक्का मारूंगा और 100 पे जाऊंगा। अनीस भाई लग रहा है आपने पूरा होमवर्क किया है मेरी जी बैटिंग जी, पे वीरू भाई आपकी है। क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट को मैं बहुत दिल से फॉलो करता हूँ, और माशाल्लाह जो आपने टेस्ट क्रिकेट और इंडिया के लिए हर क्रिकेट में किया है वो कोई नहीं भूल सकता है वीरू भाई। बिल्कुल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हम लोग गए थे 2003-4 में, और उसके बाद हम लोग वहां से इंडिया आए, और फिर उसी 2004 में हम लोग पाकिस्तान गए थे। तो पाकिस्तान के जो पहला टेस्ट मैच था मुल्तान, मैं बैटिंग कर रहा था आकाश चोपड़ा के साथ, तो लगभग 30-50 रन बनाए थे मैंने, एक मिड विकेट पे शॉट मारा और मोहम्मद सामी ने कैच छोड़ दिया सकलेन मुश्ताक की बॉल पर। और फिर उसके बाद आकाश ने भी मुझे कहा कि वीरू शायद अपॉर्चुनिटी है 100 बनाने की, तो अब गवाइयो मत। तो मैंने कहा हाँ आकाश, लग मुझे भी ऐसा रहा है, विकेट फ्लैट है, मैंने जो इंपॉर्टेंट सेशन था पहला 1 घंटा 1.5 घंटा वो निकाल दिया, तो अब शायद 100 नहीं बड़ा 100 बनाने की सोचेंगे। तो मैं खेलता गया, 120 पे मैं इंडिविजुअल स्कोर पे था तब। राहुल द्रविड़, आकाश चोपड़ा आउट हुए, फिर उसके बाद राहुल द्रविड़ आया और वो जल्दी आउट हो गया, फिर तेंदुलकर बैटिंग करने आए। तो 120 के करीब मैंने एक सकलीन मुश्ताक को खड़े खड़े लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाया, जो कि फील्डर के बस लगभग हाथ से लग के ही पीछे गया होगा। तो सचिन तेंदुलकर मेरे पास आया और उन्होंने मुझे बोला कि अगर अब की बार तूने छक्का मारने की कोशिश की और तू आउट हुआ तो देख ले मैं तुझे बैट से मारूंगा, क्योंकि 195 पर तूने छक्का मारा था और हम लोग वो मैच हार गए थे। तो मेरे मेरे वो बात समझ में आई कि मैंने कहा हाँ, शायद मेरे मेरी मेरी वजह से हार गए। बट मैं ये भी कह रहा था यार मैंने तो 195 बनाए थे, बाकी बल्लेबाजों ने कुछ नहीं किया, हारे तो उनकी वजह से, मेरी वजह से कैसे हार सकते हैं। एक थॉट वो भी था माइंड में। बट क्रिकेट में कहते हैं ना कि जब आपके रन बन रहे हो तो आप बनाते चलो, क्योंकि जब खराब टाइम आता है तो फिर रन नहीं बनते, फिर आप जूझते हो रन बनाने। तो 120 से लेकर अनीस भाई मैंने 295 तक छक्का नहीं मारा, बिल्कुल भी। चौका भी, यहाँ तक डबल 100 भी मैंने चौका मार के कंप्लीट किया। लेकिन जब मैं 295 पर पहुंचा, और उस समय हम लोग शायद 550-600 रन पे पहुंच गए थे एज ए टीम, तो मैं ओवर के बाद जब हम लोग मिले तेंदुलकर और मैं, तो मैंने कहा अब अगर सकलेन मुश्ताक आता है तो मैं इसको पहली गेंद पर स्टेप आउट करके छक्का लगाऊंगा, मुझे नहीं पता आउट तो आउट जो भी होगा। तो वो बोले तू पागल है, पहला खिलाड़ी बन रहा है 300 रन बनाने वाला। मैंने कहा पहला खिलाड़ी तो मैं बन गया, 295 भी किसी ने नहीं बनाया भारतीय ने।
लक्ष्मण के 281 हाईएस्ट है, तो वैसे भी मैं पहला बन गया, 300 बने ना बने क्या फर्क पड़ रहा है। मैंने कहा रिकॉर्ड क्या मैटर करता है, बट मैं अपनी तसल्ली पूरी करूंगा, अगर 300 बनेगा तो छक्के से बनेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। कुदरती जब मैं गया दूसरी तरफ तो सकलेन मुश्ताक को बॉल दी इंजमा मुल्क ने, और वो बॉलिंग करने आए, पहली बॉल पे मैंने स्टेप आउट किया और छक्का लगाया और अपना 300 रन पूरा किया। और मैं उनको ये भी बोल रहा था कि भाई अब 295 में मतलब हमने इतने रन बना दिए हैं, अब हम यहाँ से टेस्ट मैच हार नहीं सकते, ये टेस्ट मैच ड्रॉ जरूर हो सकता है, इंडियन टीम नहीं हार सकती, या तो पाकिस्तान हारेगी या टेस्ट मैच ड्रॉ होगा। वो भी एक थॉट था माइंड में कि अब अगर आउट भी हो गया तो क्या फर्क पड़ रहा है। स्टेप आउट किया, छक्का मारा, 300 रन बनाए। उस वीडियो में भी अगर आप देखेंगे कि मुझसे ज्यादा खुशी सचिन तेंदुलकर की जाहिर कर रहे थे। तो ये जो मेरे प्रति इन लोगों का प्यार था या रिस्पेक्ट थी, वो इतनी बढ़ गई थी कि वो बहुत खुश हो रहे थे जब मैं बड़े बड़े स्कोर बना रहा था। तो वो एक पॉइंट था, तो वो मैं कभी नहीं भूल सकता 195 और 295, क्योंकि ये बैक टू बैक हुए थे। एक सीरीज में 195 पे आउट हुआ, अगली सीरीज में 295 पे छक्का लगाया। तो मजा आ गया। तो बस यही कहानी थी मेरे छक्का मारने के पीछे की। वो एक जिद थी कि अगर 195 पे छक्का मारकर 200 नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, 295 पे छक्का मार के 300 बना लेंगे। क्या बात है। यार मैं लोगों को बता दूं, वो टेस्ट मैच बिल्कुल हमने मुल्तान में जीता, और वो सीरीज भी जीती, तो उसमें वीरेंद्र सहवाग का बहुत बहुत बड़ा हाथ था। इनफैक्ट सिंस हम 100 की बात कर रहे हैं, मुझे याद है हम लोग थोड़े दिन पहले मिले थे, जब आपने मुझे बताया था अपने दूसरे 100 के बारे में जो साउथ अफ्रीका के सामने बनाया था। कुछ उसके बारे में बताइए, और वो क्यों स्पेशल है आपके लिए। देखिए वो चेन्नई में था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। वो स्पेशल मुझे मुझे इसलिए लगा क्योंकि एक तो वो मुल्तान में तो मैंने पहले बैटिंग की थी, इंडियन टीम ने टॉस हारा था, इंजमा मुल्क ने टॉस जीता था और फील्डिंग ली थी। तो फ्रेश विकेट थी, फ्रेश बॉलर थे, तो मैं पहले बैटिंग कर रहा था। लेकिन जो चेन्नई की इनिंग थी वो स्पेशल इसलिए भी थी क्योंकि पहले साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की थी, और लगभग करीब करीब 180 दो ओवर में डलते हैं, 90 90 के हिसाब से, तो उन्होंने 160 ओवर की बल्लेबाजी की थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, लगभग पौने 2 दिन मैंने फील्डिंग की, और पौने 2 दिन फील्डिंग करने के बाद 160 ओवर फील्डिंग करने के बाद वो आखिरी के जो 20 ओवर बचे थे वो बैटिंग करने थे, सरवाइव करने थे साउथ अफ्रीका बॉलिंग के खिलाफ। बट मैं जब बैटिंग करने जा रहा था तो वसीम जाफर के साथ तो यही बोल रहा था, मैं कहा वसीम, ये जो 18-20 ओवर होने वाले हैं, मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका फुल अटैक करेगा, बहुत सारे गैप्स होंगे, 3 स्लिपें लगी होंगी, 2 गलियां होंगी, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रन बनाने के, और वो भी जल्दी। तो वसीम जाफर मुझे बोला, तू पागल हो गया, यहाँ पर हम लोग सर्वाइव करने की सोच रहे हैं, इन्होंने 600 रन लगाए बोर्ड पर, तू कह रहा है कि जल्दी रन बनाने की, हमें क्या पड़ी जल्दी, हमें तो टेस्ट मैच ड्रॉ करना है। तो मैं उसको बोल रहा था कि यार रन बना के भी तो ड्रॉ किया जा सकता है, जरूरी थोड़ी ना कि डेड बॉल खेल के या डॉट बॉल खेल के ही ड्रॉ करो। खैर मैंने कहा तू अपनी क्रिकेट खेल, मैं अपनी गेम खेलता हूँ। तो मेरे माइंड में यही था कि अगर इतने गैप्स रहेंगे तो मैं शॉर्ट से खेलूंगा तो शायद मैं आउट जरूर हो सकता हूँ, लेकिन अपॉर्चुनिटी है रन बनाने की। 18-20 ओवर में मैं शायद 50-52 पर नॉट आउट आया। आ, और ड्रेसिंग रूम में आया, थोड़ा रिलैक्स था कि भाई नॉट आउट आ गया। वैसे उम्मीद कम होती है कि मैं नॉट आउट आऊं, चाहे जिसमें दिन बल्लेबाजी करने जाऊं, चाहे एक दिन एक ओवर बचाओ, एक दिन बचाओ, या कुछ एक घंटा बचाओ, तो कम चांसेस थे मेरे अनीस भाई कि मैं नॉट आउट वापस आऊं ड्रेसिंग रूम में। जनरली मैं आउट होके ही आता हूँ। तो वो नॉट आउट होके आया, मैं होटल गया, होटल में मेरी वाइफ और मेरा बेटा आर्यवीर, जो लगभग 5-6 महीने का था उस समय, तो वो इंतजार कर रहे थे, उनके साथ खाना वाना खाया। तो जर्नली आर्यवीर रात को रोज सुबह उठ जाता था, मतलब रात को 2-3 बार उठता था दूध पीने के लिए, सुसु पॉटी करने के लिए। तो उस दिन मैंने 7:30 के करीब, 7:15 7:30 के करीब खाना खाया, और वाइफ को बोला कि भाई इसको दूध पिला दो, मैं इसको सुला देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये उठे ना आज, रात पर तंग ना करे मुझे, क्योंकि मुझे कल बैटिंग करनी है। तो अगर 6-8 घंटे की अच्छी नींद मिल गई तो कल मजा आएगा बैटिंग करने। तो अब लकीली यकीन नहीं मानोगे, 8 बजे के करीब मैं और आर्यवीर दोनों सोए, और वो सुबह 6 बजे उठा। तो बीच में रात में बिल्कुल नहीं उठा, सुबह 6 बजे उठा, तब तक मेरी भी अच्छी खासी नींद पूरी हो गई थी, मैं भी उठ गया, फ्रेश फ्रेश हुआ, उसको वापस दूध दूध पिला के मैंने सुला दिया, और मैं नीचे ब्रेकफास्ट करने चला गया, और फिर आगे ग्राउंड पहुंचे हम लोग। जब ग्राउंड पहुंचे तो जब मैं जा रहा था बैटिंग करने के लिए थर्ड डे पे, तो मैं ऐसे ही जर्नली ऊपर देख के भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक और अपॉर्चुनिटी देने के लिए मुझे शुक्रिया, मतलब ख्याल रखना मेरा, ये वो। और मैं कह रहा था कि अगर आज मेरा दिन है तो साउथ अफ्रीका वाले मर गए। तो ऐसा कह के मैं अंदर गया, और लिटरली उस दिन मेरा दिन था, और मैंने उस दिन 309 रन नॉट आउट बनाए। तो लाइफ में दूसरी या तीसरी बार ऐसा हुआ होगा कि मैं
फिर से नॉट आउट आया। जनरली मैं टेस्ट क्रिकेट में नॉट आउट कम ही आता हूँ दिन में, तो 309 रन बनाकर नॉट आउट आया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया था जब वो 319 रन बनाए मैंने, टी टाइम के करीब, थर्ड डे का टी टाइम था। मैं बहुत थक गया था क्योंकि 2 दिन फील्डिंग करते हो गए थे, एक दिन लगभग बैटिंग करते हुए हो गया था। चेन्नई की गर्मी, ह्यूमिडिटी, पसीना रुक नहीं रहा था। और मैं राहुल द्रविड़ को बोले जा रहा था कि राहुल, मुझे नहीं लगता कि अब मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा क्योंकि बॉडी में क्रैम्प्स आ रहे, थक गया हूँ बहुत। तो वो मुझे पुश कर जा रहे थे कि नहीं नहीं, टी तक रुक जा, टी में जाएंगे, वापस आइस बात लेंगे, मसाज लेंगे, ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा राहुल अब बस हो गई है। तो 2 ओवर पहले शायद मकाई एंटनी का ओवर आया और मैंने उनको बोला कि मैं इसको हर बॉल मारूंगा। तो मैंने मकाई एंटनी की हर बॉल घुमाई और लिटरली टेस्ट क्रिकेट में शायद 24 या 25 रन उस एक ओवर में मारे और उसके बाद टी हो गई। तो क्योंकि बॉल इतनी बाहर गई, वो टी का जो टाइम होता है और 2 ओवर डलने थे, तो शायद वो एक ही ओवर डला बॉल के आने जाने में, और मेरे को शायद राहत मिल गई। अगर वो टी नहीं होती, एक और खेलना पड़ता, तो शायद मैं आउट हो जाता। टी में अंदर गया, मैंने आइस बात ली, थोड़ा सा फिजियो से ट्रीटमेंट लिया, वापस आया और अपना ट्रिपल सेंचुरी बनाया और 309 रन बनाकर नॉट आउट रहा। तो इसलिए वो स्पेशल है क्योंकि इतनी गर्मी में और इतनी फील्डिंग करने के बाद मैं 300 रन बना पाया। मैंने सोचा नहीं था कभी लाइफ में कि मैं 300 रन बनाऊंगा। एक यहाँ पर मैंने 2 बना डाले। तो बस यही यादें हैं मेरी उस 319 रन की। और गैरी कर्स्टन का पहला एज ए कोच वो टूर था इंडियन टीम के साथ, तो ही वाज वेरी हैप्पी कि उन्हीं की टीम के खिलाफ इंडियन टीम के प्लेयर ने 300 रन बनाए। तो काफी कुछ हमको उन्होंने टीम मीटिंग में बताया था कि साउथ अफ्रीकन ज्यादातर सिर्फ दिखाने के लिए चौड़े होते हैं, उनके बस की पहला हाथ उठाना नहीं होता है, ऐसा कुछ वो बोल रहे थे मुझे कि भाई अगर आप उनके सामने डट के खड़े हो जाओ तो वो पहला हाथ नहीं उठा सकते और आप उनके साथ बड़े आराम से टक्कर दे सकते। वेल वीरू भाई, वो इनिंग्स ना ही गैरी कर्स्टन खुश हुए, आई एम श्योर पूरा भारत खुश हुआ और सबने जश्न मनाया आपके ये दूसरे 100 का। मैं चेन्नई की बात निकली तो मैं पहले ये चेन्नई की बात खत्म करता हूँ। मुझे याद है इंग्लैंड के सामने एक चेन्नई में हम लास्ट डे पे हमें एक टारगेट दिया गया था, राधा सेकंड लास्ट डे पे, जब इंग्लैंड में स्ट्रॉस ने आई थिंक दोनों इनिंग में 100 मारे थे। तो उसके बाद उस इनिंग्स में आपने जो धुआंधार स्टार्ट की थी और 80 प्लस मारा, उसके बारे में कुछ बताइए यार, इंडिया कैसे जीत गया वो मैच? और ये तो मेरी भी मेमोरी में कम है अनीस भाई, क्योंकि इससे इनको भी, तो क्योंकि मैं ये आई एम ये श्योर आपको ये याद होगा, आपने जिस तरह नहीं से नहीं, पिटाई की थी सारे बॉलर्स की। कुछ तो याद होगा, लेकिन ये तो इतना मेरी मेमोरी में भी नहीं आया कि स्ट्रॉस ने 200 बनाए थे और जी, दोनों मतलब इनिंग का में। क्या था। हाँ, तो ये तो गजब की आपने मुझे याद दिलाया। बट मुझे ये जरूर याद है हम लोग 380 के करीब कुछ चेज कर रहे थे उस मैच में, और पहली इनिंग में हम लोग इतना अच्छा खेले नहीं थे। पहली इनिंग में हम लोग जल्दी ऑल आउट हो गए थे, लेकिन किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि वो 380 का आंकड़ा हम लोग लास्ट के जो 1.5 दिन बचा है उसमें वो चेज कर पाएंगे, क्योंकि जनरली चेन्नई में चौथे पांचवें दिन बैटिंग करना उतना आसान होता नहीं है। तो बट जब हम डिक्लेयर किया इंग्लैंड ने, मैं ड्रेसिंग रूम में अंदर आया, बाकी 10 ही मिनट थे चेंज करके वापस बैटिंग करने जा रहा था, तो मैं पैड पहनते हुए मैंने गैरी कर्स्टन को आवाज मारी, मैं कहा गैजा कम हियर। तो गैजा, गैरी कर्स्टन मेरे पास आए, मैंने बोला गैजा आई एम गोइंग टू चेज दिस टारगेट, as long as I am there on the wicket, I will go after the bowling and make sure that hit quick runs for incoming batsmen. He said, "Are you mad? You know, it's not easy on fourth day evening, and we have to save this test match." I said that. I said, Gaza, we have a lot of player who can save this test match. You know, Rahul Dravid is there, Ganguly is there, Tendulkar is there, Lakshman, Yuvraj is there, so they can save it. No, let me try it. Or Gautam Gambhir is there. So he said, "Are you serious?" मैं कहा, "Yes." He said, "Okay, you go ahead." तो गैजा की बात हुई, पैड पहन के मैं अंदर गया और अंदर जाके मैंने बैटिंग करनी शुरू करी। पहले ही ओवर में शायद मैंने एक चौका लगाया, पता नहीं 2 चौके लगे थे जिम्स एंडरसन को, उससे थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ गया। और वही बात थी, इंग्लैंड को भी ये लगा था कि शायद ये रन चेज नहीं हो सकते, तो उन्होंने भी काफी अटैक किया। 3 स्लिप, एक गली पॉइंट मिड ऑफ से शुरू किया, तो कवर्स पे गैप थे, मिड विकेट पे गैप थे। और उस टाइम में क्या होता, चौथे दिन पे कोई स्विंग नहीं होती बॉल इंडिया में, वैसे भी पहले दिन भी नहीं होती, तो चौथे दिन कहाँ होगी। तो जब तक नया बॉल हार्ड रहता है तब तक बैट पे भी अच्छा था। तो मेरे माइंड में ये था कि नए बॉल पे जितने ज्यादातर मैं अटैकिंग शॉट खेल सकूं ना, रन बना सकूं, उतना मेरे लिए अच्छा होगा और मेरी टीम के लिए अच्छा होगा। तो लकीली जो भी मैं शॉट मारता रहा, बैकफुट पंच, कट, गली के ऊपर से या थर्ड मैन के ऊपर से, सब लगते गए और एक के बाद एक रन आते गए। तो जो मैं प्लान करके गया था वही हुआ। ऐसा नहीं था कि मैं रिस्क लेकर खेल रहा था, बट ये जरूर था कि जो मेरे एरिया में बॉल आ रही थी, बैक ऑफ लेंथ बॉल्स या शॉर्ट पिच बॉल्स, कट पुल की, वो मैं खेल रहा था।
और बड़े आराम से स्ट्राइक रोटेट भी होती क्योंकि मेरा और गौतम गंभीर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी। तो बट माइंडसेट ये था कि एक एंड से मैं अगर थोड़ी नॉर्मल क्रिकेट या थोड़ी सी वनडे क्रिकेट खेल लूं टेस्ट क्रिकेट में ना, तो हम लोग एक अच्छी पोजीशन पे आ जाएंगे रन चेज में। और ऐसे ही हुआ, शायद मैंने 83 रन बनाए थे लगभग 60-65 गेंदों में, और हम लोग 20 ओवरों में 100 कुछ रन बनाए थे जब मैं आउट हुआ था। और अगले दिन लास्ट दिन हमको 220 रन के करीब चाहिए थे जीतने के लिए, जो कि मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ वो मेरी पारी ही अच्छी रही, बट उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने 100 बनाया, युवराज सिंह ने 80 रन बनाए, जो कि बहुत क्रूशियल थे। अगर उनमें से कोई आउट हो जाता तो शायद इजी नहीं होता हमको रन चेज करना। बट हाँ, ये मेरी उस इनिंग की कुछ यादें हैं जो कि मैं खुद को भी बोलता रहा, मोटिवेट करता रहा कि भी मैं अगर वन इस पर्टिकुलर डे पे अगर रुक गया और 20-25 ओवरों में तेज खेल गया, 60-70 रन बना दी जल्दी, तो मेरी टीम के लिए आसान होगा, और वैसा ही मैंने किया। बिल्कुल सही वीरू। जब चौथे इनिंग्स में रन बनते हैं और जब एक बड़ा टारगेट चेस करते हो और जिसकी प्लेटफॉर्म या एक मयार ने आपने रखी थी, और कोई नहीं भूल सकता है कि वो प्लेटफॉर्म की वजह से इंडिया ने वो मैच जीता और वो सीरीज भी जीती। अभी जैसे मैंने कहा कि हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें, मैं एक और टेस्ट क्रिकेट के बारे में बोलूंगा क्योंकि मैंने आपको काफी तंग किया है टेस्ट क्रिकेट के बारे में बात करके। आपकी एक ब्रेबॉर्न स्टेडियम में श्रीलंका के सामने आपने एक ट्रिपल शतक मिस किया, 290 और कुछ बनाया था, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। 293, हाँ मुझे आज भी याद है 293 वो स्कोर मैंने बनाया था। तो पहले उसमें भी श्रीलंका ने बैटिंग की थी, और सेकंड डे की मॉर्निंग पे शायद वो 8-10 ओवर खेल के आउट हो गए थे, और उन्होंने 300 कुछ रन बोर्ड पे लगाए हुए थे। तो मैं नॉर्मल जी। बैटिंग कर रहा था, और मैं पहले मेरे 20-25 जो रन बने होंगे, नॉट 20-25 मतलब 5-10 रन जो बने होंगे 25-30 गेंदों पे बने थे। तो मैं बड़ा स्लो खेल रहा था, आराम से खेल रहा था टाइम लेके, या मेरे बैट पे बॉल नहीं लग रही थी ये भी कह सकते हैं। मुरली विजय के जो स्कोर थे वो बॉल टू बॉल चल रहे थे, 20 बॉल में 25 रन, 25 बॉल में ऐसे थे। तो मेरे मुरली विजय मुझसे मजाक कर रहे थे कि विरूपा देखो मैं आपकी तरह खेल रहा हूँ और आप मेरी तरह खेल रहे हो। सो मैंने कहा मुरली, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, बट तू जैसे खेल रहा है वैसे खेल, इट्स गुड दैट यू आर हिटिंग द बॉल वेल, एंड मैं जब रिदम में आऊंगा तब देखते हैं। और उसके बाद मुझे एक ही ओवर लगा जिसमें शायद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, मैं नाम तो उनका भूल गया, वेलेगेदरा। जी। वेलेगेदरा एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, जिन्होंने एक आउटसाइड ऑफ स्टंप मुझे शॉर्ट पिच की, मैंने कट मारा चौका गया। फिर एक उन्होंने फुल डाली, मैंने स्ट्रेट ड्राइव मारा, वो चौका गया। फिर एक उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर आगे डाली, मैंने कवर ड्राइव मारा, वो चौका। वो 3 चौके एक ओवर में लगने से सडनली मेरे को मेरा टच वापस आ गया, एंड देन उसके बाद आई स्टार्ट हिटिंग एवरी बॉलर। फिर उसके बाद कुलुसेकरा आए, उनको 2 चौके लगाए। एंजेलो मेंडिस आए, तो उनको 2 चौके लगाए। तो फिर वो सडनली जो मैं 5-7 रन पे था 20-25 बॉलों में, अब वो मैं 30 बॉल में 30 रन पे पहुंच गया हूँ, और सडनली 50 रन मेरे 40 गेंदों में पूरे हो गए, क्योंकि उसके बाद मुरलीधरन और हेराथ आए, तो फिर उनके ओवर में एक छक्का एक चौका लगा। मुरली विजय मुझे बोलते हैं कि वीरूपा आप तो कुछ सीरियस नहीं लेके मेरी बातों को, आप तो एकदम इतने तेज खेले कि मुझे तो वहीं छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं मुरली, वो जस्ट एक टच था जो मुझे मिल गया, और उसके बाद बॉलिंग इतनी आसान थी। तो जैसा कि मैं आपको पिछली बार बताया कि राहुल द्रविड़ की मैं बहुत बातें सुनता था, मानता हूँ, बोलते बड़े स्कोर बनाने चाहिए, आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो उनकी बातें काफी सुनता था। इस मैच में भी जब मैं राहुल द्रविड़ के साथ बैटिंग कर रहा था, लगभग सेकंड डे खत्म होने वाला था, तो राहुल मेरे पास आए, 5-6 ओवर बचे हुए थे, तो कहते राहुल बोले कि लुक वीरू, यू बैटिंग सो वेल, सो डोंट गेट आउट, डोंट थ्रो योर विकेट, you are in 280s, and if you come back tomorrow is a third day, and if you bat full day and fourth day also you can bat little bit, imagine you can score 400, 500 or maybe 550। तो उन्होंने मुझे सुनहरे सपने दिखाए 400-500 रन बनाने के। So I said, okay, Rahul, you're talking good, you're talking sense. What you can do, you can actually bat in last these 4-5 overs and don't give me strike। तो उन्होंने वही किया, 4-5 ओवर खुद बैटिंग की, सिंगल लास्ट पे ले लेते, मुझे एक बॉल मिलती थी मैं सिंगल ले लेता था। और दिन खत्म हो गया, हम अंदर चले गए ड्रेसिंग रूम में, खूब एंजॉय किया, आइस बात लिया, ट्रीटमेंट लिया, मसाज लिया, एंड देन नेक्स्ट डे मैं वापस जब मैच पे पहुंचा, तो मैंने गैरी कर्स्टन को बोला यार मैं वार्म अप नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना थक गया हूँ बैटिंग करके कि मेरी बैक स्पेजम मसल सारे टाइट हैं, तो मैं सिर्फ थोड़ी स्ट्रेचिंग करूंगा, वॉक करूंगा, और मसाज लेके उसके बाद अंदर बैटिंग करने जाऊंगा। ई सेड ओके। तो मैं वो सब कर रहा था, तब अंदर बैटिंग करने गए, और मैंने जैसे ही 280, 380, 284 बनाए थे, तो मुझे लगा कि यार आराम से खेल के 10-15 रन बचे हैं उनसे, हो जाएगा ट्रिपल सेंचुरी।
तो एक मुरलीधरन की बॉल को मैं एक मिडॉन की तरफ या मिड विकेट की तरफ खेलने गया और टॉप एज लगा और कॉटन बोल्ड मैंने दे दिया और आउट हो गया। अब जब मैं आउट हुआ और वापस ड्रेसिंग रूम में आ रहा था तो लिटरली जितनी गालियां मुझे आती होंगी तो शायद सारी मैंने राहुल द्रविड़ की दी कि क्यों मैंने राहुल द्रविड़ की बात सुनी, क्यों नहीं मैंने कल ही रात को 5 ओवर जो बचे हुए थे उनमें 18 रन चाहिए थे, 3 छक्के मार के मैं अपने 300 रन पूरे कर लेता। इतने अच्छे फॉर्म में थे, स्पिनर पार्ट टाइमर चल रहा था, फास्ट बॉलर भी कोई इतने थके हुए थे। तो कभी कभी देखो, आप किसी की बात सुनते हो तो आपके 300 बन जाते हैं, कभी कभी नहीं सुनते तो 300 बनते भी नहीं है। तो शायद वो मुझे कर्स रहा, मतलब कि यार मैं पहले उसी दिन अगर 300 बना लेता तो अच्छा होता मेरे लिए, क्योंकि अगले दिन के लिए नहीं छोड़ता तो बढ़िया होता। तो ये मेरे वो 293, मतलब ऐसा वो भी मैंने कोई इनिंग प्लान नहीं की थी। बट ये जरूर था कि मुरलीधरन एक ऐसे बॉलर थे जिनके अगेंस्ट मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद रन नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मैं उतने अच्छे से पिक नहीं करता था। मुझे उनको पिक करने में या उनके अगेंस्ट रन बनाने में लगभग अनीस भाई मुझे 6 से 7 साल लगे। 2001 में मैं पहली बार खेला था मुरलीधरन को, और वो 2000 शायद 8-9 की सीरीज थी जिसमें मैंने मुरलीधरन की पिटाई की होगी, इतने रन बनाए होंगे मुरलीधरन के अगेंस्ट। तो शायद मे बी मेरा दिन था उस दिन, इस वजह से मैं कह सकता हूँ। वरना मुरलीधरन एक डिफिकल्ट बॉलर है जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मुझे किसी के अगेंस्ट खेलने में डर लगता होगा तो मुरलीधरन। ये जबरदस्त एनेक्डोट हमें मिल रहे हैं वीरूपा से। बिल्कुल सही कहा, मुरलीधरन वो बॉलर है जिन्होंने 800 टेस्ट विकेट लिए, उनको रीड करना इतना आसान नहीं है और उनके सामने ऐसी अटैकिंग बैटिंग। अब मैं अपने आप को रोक नहीं सकता वीरूपाग के, आपने इतने सारे इनिंग्स खेले बट एक इनिंग्स आपने श्रीलंका में खेली थी जब अजंता मेंडिस छाया हुआ था, जब आपने 200 रन थे। मैंने कहा था कि आपसे नहीं पूछूंगा, बट ये इनिंग्स भी मैंने देखी थी। वो रोंगटे खड़े हो गए थे, वो 200 रन आपने सिंगल हैंडेडली एक साथ बनाया। इंडिया का स्कोर शायद 300 था। कुछ बोले उसके बारे में? हाँ, वो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि टेस्ट क्रिकेट में एक टर्म यूज होती है कि बैट थ्रू। मुझे नहीं पता था ये बैट थ्रू क्या होता है, बैट थ्रू क्या होता है, क्योंकि उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि बैट थ्रू का मतलब होता है कि आप ओपनर हो बैटिंग करने के और आप नॉट आउट आए हो, आप मतलब आपकी टीम अलाउट होगी और आप आउट नहीं हुए हो, तो उसको बैट थ्रू बोलते हैं। तो वो मुझे पहली बार पता चला जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गया, वो 201 रन नॉट आउट बनाकर। ऐसा वो भी मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं 200 रन बनाऊंगा, क्योंकि वो विकेट इतना अच्छा था और बॉलिंग अटैक श्रीलंका का मैं ये कहूंगा कि चमिंडा वास स्लो हो गए थे, वो उतना पैनापन नहीं था। कुलुसेकरा एक बॉलर थे, वो भी इतने तेज नहीं थे या उनके पास भी ऐसा कुछ खास स्किल्स नहीं थी। मुरलीधरन और मेंडिस ये 4 बॉलर थे। क्योंकि मुरलीधरन को मैं काफी खेल चुका था तो मुझे मालूम था कि उनके अगेंस्ट मैं सरवाइव कर सकता हूँ। मेंडिस एक नए बॉलर आए थे जो मैजिशियन कहते थे, या जो 3 तरह की गेंद करते थे, एक ऑफ स्पिन, एक लेग स्पिन, एक गुगली। बट मैं उनकी तीनों बॉल पिक करता था क्योंकि मुझे बड़े आराम से पता चल जाती थी कब वो लेग स्पिन डालने वाले हैं, कब ऑफ स्पिन, कब गुगली। तो वो भी मेरे लिए इतने कोई वो नहीं थे। बट जिस तरीके से मैंने बैटिंग शुरुआत की गॉल में 201 रन जब बनाया, तो अपना टाइम ले रहा था मैं, मतलब जो मुझे बॉलें मिल रही थी। क्योंकि एक तो मेरी अच्छी बात ये थी कि गौतम गंभीर के साथ पार्टनरशिप इतनी अच्छी होती है कि हम टिप रन खेलते हैं, बैट पे बॉल लगी भाग जाते हैं, फील्डर के सीधा साथ में मार के भाग जाते हैं, रनआउट की चिंता नहीं है, कॉलिंग करते नहीं, आंखों आंखों में देख के भाग जाते हैं। तो उससे बड़ा बेनिफिट मिलता था मुझे और उसे, कि उसको कोई बॉलर परेशान कर रहा है तो वो टिप रन ले लेता था, मुझे कोई बॉलर परेशान कर रहा है तो मैं टिप रन ले लेता था। तो स्ट्राइक रोटेट हो जाती थी, राइटी लेफ्टी रहते थे, बॉलर को भी अलग लाइन लाइन डालनी पड़ती थी। तो उससे बहुत बहुत बेनिफिट मिला। लेकिन चमिंडा वास को भी मैं बहुत बारी पहली पहली बॉल पे या पहले ओवर में आउट हुआ हूँ, तो उसको भी टैकल करने में मुझे काफी टाइम लगा। लेकिन उस मैच में मैंने चमिंडा वास की खूब पिटाई की, क्योंकि उन्होंने मुझे 2 या 3 बार तो पहली गेंद पर आउट किया, एक बार इंग्लैंड में, एक बार श्रीलंका में, एक बार इंडिया में। तो सारा गुस्सा भरा हुआ था अंदर। तो आज मुझे लगा कि चमिंडा वास आड़े हाथों आए हैं मेरे, कि आज अगर मेरा दिन है और मेरे बैट पे बॉल लग रही है और उनकी पेस भी नहीं है, तो मैंने उनको चारों दिशाओं में शॉट लगाए, पुल भी मारे, हुक भी मारे, कट भी मारे, ड्राइव भी मारे, इवन की ओवर कवर भी मारे। तो ये मेरा एक माइंडसेट होता है कि जो बॉलर मुझे लगता है कि मुझे आउट नहीं कर सकता या परेशान नहीं कर सकता, फिर मैं उसके अगेंस्ट कोशिश करता हूँ ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलूं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा रन उस बॉलर के अगेंस्ट बना सकूं। और मुझे भी मालूम होता है कि भाई ये बॉलर 5 या 6 ओवर का स्पेल करेगा, उसके बाद ब्रेक मिलेगा। तो तब तक 5-6 ओवरों में अगर मैं हर ओवर में 2 चौके या 3 चौके लगाता रहा, तो मेरे ही 5 ओवरों में 10 चौके 40 रन खुद के बन जाएंगे और टीम का भी बेनिफिट मिल जाएगा। फिर जब मेंडिस बॉलिंग करने आए तो जैसे ही वो ऑफ स्पिन डालते थे तो मैंने स्वीप मार देता था या आड़ा मार देता था, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में डीप मिड विकेट रखते नहीं थे। जैसे ही वो गुगली डालते थे स्टेप आउट करके उन्हीं के ऊपर से बॉलर अंपायर के ऊपर से चौका या छक्का लगा देता था। जब वो लेग स्पिन डालते थे तब मैं संभाल के खेलता था, क्योंकि वो थोड़ी सी ग्रिप करती थी और वही एक गेंद थी जो आउट कर सकती थी। खैर, मेरी और गौतम गंभीर की 175 रन की पार्टनरशिप हुई थी उस मैच में।
मैंने 100 बनाया था, गौतम 60 के करीब आउट होके गए थे। फिर राहुल द्रविड़ आए तो वो मेंडिस को डिफेंस किया और वो शॉर्ट लेग पे आउट हो गए। फिर सचिन तेंदुलकर आए, वो चमिंडावास को एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। फिर सौरव गांगुली आए, वो चमिंडावास को कॉट बैंड हो गए, स्लिप में आउट हो गए। तो सडनली 175 से अब 180 83 पे हम लोग 4 आउट हो गए। फिर लक्ष्मण बैटिंग करने आए मेरे साथ, तो लक्ष्मण ने 30 के करीब रन बनाए, हमने 50-60 की पार्टनरशिप की। और लक्ष्मण को मैं बार बार बोले जा रहा था कि मेंडिस को मैं खेलता हूँ, दूसरे बॉलर को तुम खेलो। और मैं लक्ष्मण बार बार मुझे बोले जा रहे हैं, नहीं मैं मेंडिस को खेल लूंगा, मैं मेंडिस को खेल लूंगा। और अंत में मेंडिस को आउट होके चले गए। और एक बार ही नहीं, पूरी सीरीज में 6 की 6 बार, 3 टेस्ट मैच की सीरीज में 6 पारियों में 6 की 6 बार मेंडिस को आउट हुए वीवीएस लक्ष्मण। और मैंने हमेशा ये कहता रहा कि जब आपको नहीं पिक हो रही है, आप नहीं खेल सकते, जरूरी नहीं है टेस्ट क्रिकेट में आप उसको फेस करो। आपका पार्टनर है जो फेस कर सकता है। बट वो शायद माने नहीं और वो उस इनिंग में भी आउट होके चले गए। तो हम लोग 200 कुछ पे ही 5-6 आउट हो गए। फिर दिनेश कार्तिक आए बैटिंग करने, तो वो स्पिन अच्छा खेलते ऐसा मुझे लगता था, लेकिन वो भी मेंडिस को पिक नहीं कर पाए, स्वीप मारे और खड़ी हो गई, आउट हो गए। तो अब मेरे साथ सिर्फ बॉलर बचे थे, अनिल कुंबले, हरभजन, निशांत शर्मा और जहीर खान। तो मैं कोशिश करता था उनके साथ बातें करने की, भाई आपको कौन सा बॉलर कंफर्टेबल है, ताकि आप सिर्फ वही खेले। अब मेरा काम रन बनाना तो था नहीं, अब मेरा काम ये था कि हम लोग जितने ज्यादा देर विकेट पे रहें और मैं इनको बचा सकूं, कि भाई जितनी ज्यादा देर ये मेरे साथ खेलेंगे उतनी ज्यादा रन हमारे बन जाएंगे। तो माइंड में अनिल कुंबले भाई से पूछ रहा था, वो बोलता नहीं नहीं मैं मेंडिस को खेल लूंगा, वो भी मेंडिस को आउट हो गया। हरभजन को बोला कि नहीं नहीं मैं स्पिन बड़े आराम से खेल लूंगा, फास्ट बॉलिंग आए तो तू देख लियो। वो भी स्पिन पे लप्पा मार के मुरलीधरन को आउट हो गए। फिर जहीर खान आए तो वो बोले कि स्पिन ठीक है मेरे लिए, बट मैं फास्ट बॉलिंग पे तू देख लियो। तो तो वो भी मेंडिस को आउट हो गए। तो जो जो बोल रहा था उसी को आउट हो जा रहा था। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि यार अब इनसे पूछना बेकार है, क्योंकि ये तो लास्ट में बचा ईशांत शर्मा। तो बेहतर है कि मैं इनको फास्ट बॉलिंग के आगे खेलने दूं, स्पिन में खुद खेलूं। तो फिर मैं कोशिश करता था कि 4-5 बॉलें खुद खेलूं, क्योंकि मेरे लिए वो क्या करते थे, पहली 4 बॉल पे फील्ड पीछे कर देते थे ताकि मैं चौका ना मार सकूं। वो चारों बॉल मैं ब्लॉक कर लेता था या ऐसी जगह मारता था जहां पर मुझे 2 रन मिले। जब वो 2 बॉल रह जाती थी लास्ट की, जब फील्डर आगे जाते तब मैं एक चौका मारता था, फिर कोशिश करता था 1 रन लूं ताकि स्ट्राइक वापस मेरे पास रहे। तो ये तरीके से मैंने प्लान किया, बट ये नहीं सोचा था कि मैं 200 रन बनाऊंगा। हाँ, उस मैच में एक चीज जरूर घटी थी कि मुरलीधरन के एक ओवर में मैं 199 पर था और पहली गेंद मैंने फ्लिक की और मुझे 1 रन मिल रहा था क्योंकि सारे फील्डर पीछे थे। तो मैं आधे रास्ते में भागा और वापस आ गया। तो ईशांत शर्मा ने पूछा, भैया मैं खेलूंगा। मैंने कहा नहीं यार, मेरा 200 तो हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट तू जितनी ज्यादा, हम जितनी ज्यादा क्रीज पर रहेंगे ना, रन टीम के उतने ज्यादा बनेंगे। तो 200 को तो अगर मैं नहीं भी बना पाया कोई बात नहीं, 199 भी मेरे लिए ठीक है। तो वो सिंगल मैंने मिस किया और लास्ट गेंद पे फिर मुरलीधर ने सारे फील्डर अंदर बुला लिए सर्कल में और मैंने एक फ्लिक मारा, वो निकल गई गैप में, तो 1 रन लिया, डबल 100 हो गया। अगले ओवर में पहली बॉल मैंने सिंगल लिया और उसके बाद मतलब 3-4 गेंदें खेली और फिर लास्ट बॉल ईशांत शर्मा को दी खेलने के लिए और ईशांत शर्मा उसी बॉल पे आउट हो गई। तो मैं 201 पे नॉट आउट। मैं नॉट आउट रहा नहीं, एक्चुअली मुझे नॉट आउट रहने दिया ईशांत शर्मा ने, क्योंकि अगर वो शायद वो आउट नहीं होते तो अगले ओवर में मैं चौका छक्का मारने के चक्कर में आउट हो जाता और फिर वो 201 नॉट आउट नहीं बनता, वो 202 या 210 आउट हो जाता। तो आपने बैट थ्रू किया जिस तरह आपने बताया कि बैटिंग ओपनर आया और एंड तक खड़े रहे। जी जी बिल्कुल, वो मेरी लाइफ में एक ही बार हुआ है टेस्ट क्रिकेट में। मुझे तो याद भी नहीं, उसके अलावा शायद एक और बार मैं चेज करते हुए, बट वो 70-80 रन थे सेकंड इनिंग में जो हमने चेज करने थे इंग्लैंड के खिलाफ, जी जी मोहाली या बैंगलोर में। तो जी। वहां मुनाफ पटेल के पहले टेस्ट मैच में याद है मुझे। तो जी। और कोई ऐसा मुझे याद नहीं आती इनिंग की जो मैं नॉट आउट रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट में। इसलिए वीरेंद्र सहवाग को एक सेल्फलेस फियरलेस क्रिकेट कहा जाता है, बिकॉज उन्होंने अपने खुद के सेंचुरीज के बारे में नहीं सोचा, हमेशा टीम के बारे में सोचा और हमेशा फियरलेस बैटिंग की है। दैट इज द रीजन इंडिया ने इतने सारे टेस्ट मैच उनकी इनिंग्स की वजह से जीते हैं। आई एम श्योर जिन्होंने उनको फॉलो किया है या नहीं फॉलो किया होगा, जरूर उनकी इनिंग्स जाके आंकड़े देखना, बिकॉज सेंचुरी जब प्लेयर बनाता है और वो जो टीम के काम आता है तो वो सेंचुरी की ज्यादा मायने होते हैं। और वीरेंद्र सहवाग ने जितने सेंचुरीज बनाए, इनफैक्ट मेरे सामने रिकॉर्ड है, उन्होंने टोटल 2300 बनाए और उसमें 6 डबल 100 है, 2 ट्रिपल 100 है। तो ये आप देखिएगा उसमें इंडिया ने कितने मैच जीते और ये बहुत मायने रखते हैं। वीरेंद्र सहवाग, अभी हम जल्दी जल्दी आते हैं इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज के बीच में। अभी अभी हमने एक बड़ी सीरीज ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो अब इंडिया की डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगी। क्या लगता है आपको इस सीरीज के बारे में? 4 टेस्ट मैच की सीरीज है जो चेन्नई में शुरू होना है। डेफिनेटली इंडिया के जो
कॉन्फिडेंस है वो जरूर हाई रहेगा, क्योंकि वहां पर इंडिया की अगर टीम की बात करते हैं, इंडिया के बहुत सारे प्लेयर वहां पर इंजर्ड थे जो लास्ट टेस्ट मैच हम जीते या जो सीरीज जीते। विराट कोहली मौजूद नहीं थे, अश्विन, जडेजा, हनुमा विहारी, बहुत सारे खिलाड़ी खिलाड़ी जो थे वो अवेलेबल, बुमराह भी नहीं थे, यहाँ तक कि मोहम्मद शामी भी नहीं थे, सब लोग इंजर्ड थे। और इंजरी के बाद जो टीम खेली ऐसा लग रहा था कि इंडिया की शायद इंडिया ए या सेकंड 11 है, और उसके बावजूद हम जीते, तो वो बूस्ट बहुत करेगा। लेकिन वो पास था, वो चला गया, वो इंडिया को अब उसके बारे में याद नहीं करना पड़ेगा। अब तो उसको नई सीरीज खेलनी है, नए खिलाड़ियों के अगेंस्ट खेलनी है, नई टीम के अगेंस्ट खेलनी है। और इंडिया में कहते हैं कि इंडिया को हराना बहुत टफ है, जैसे ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, वैसे इंडिया को इंडिया में हराना भी टफ है, तो इतना आसान नहीं है इंग्लैंड के लिए। बट ये इंग्लैंड की टीम अभी श्रीलंका में खेल के आई, जहां पर ये स्पिन की प्रैक्टिस इनको अच्छी मिली, जो रूट ने अच्छे रन बनाए, वहां पर टेस्ट सीरीज जीत कर आ रही है, इनका भी कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। तो नो डाउट टक्कर का मुकाबला होगा इंडिया और इंग्लैंड के खिलाफ। अगर विकेट थोड़े अच्छे रहे, मैं ये कहूंगा कि मतलब अगर पहले दिन से टर्निंग ट्रैक ना रहे, अगर पहले 2 दिन अच्छे बैटिंग के लिए रहे या 3 दिन अच्छे बैटिंग के लिए और लास्ट के 2 दिन में टर्न हुआ, तो मजा आएगा देखने में, क्योंकि पहली दोनों इनिंगें मैटर करती हैं। अगर पहली दोनों इंग्लैंड की और इंडिया की इनिंगों में टक्कर रही, या इंग्लैंड ने इंडिया को कंपटीशन दिया या उसके करीब रहे स्कोर के, तो फिर इंग्लैंड तंग कर सकती है। वरना तो अगर इंडिया ने जब भी पहली इनिंग में बड़ा स्कोर बनाया और लीड ले ली, तो फिर इंग्लैंड मुश्किल ही जीत पाएगी टेस्ट सीरीज। सही कहा आपने। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब वो आए थे हमने उन्हें 4-0 हराया था, और वो जिस तरह आप कह रहे थे विकेटें ऐसी थी कि पहले 3 दिन तक अच्छी विकेट रहती थी और इंडिया सारे टॉस हारने के बावजूद भी इंडिया ने उनको हराया था। तो मुझे एक इंपॉर्टेंट सवाल करना है, टर्निंग ट्रैक नहीं है समझो रहे यार, अच्छी विकेटें बनाई जहां 2 इनिंग्स अच्छे बन सकते हैं, तो क्या इंडिया को 3 स्पिनर के साथ जाना चाहिए या अश्विन और एक लेफ्ट आर्म के साथ जाना चाहिए? कि मुझे लगता है कि जडेजा के न होने की वजह से आप एक्स्ट्रा बॉलर खिला सकते हैं, क्योंकि जडेजा एक आपके ऐसे रिलायबल बॉलर हैं जो एक छोर पकड़ के रखते हैं, एक टप्पे पे डालते हैं, आउट भी करते हैं, रन भी नहीं देते हैं। अब अश्विन के साथ अगर जडेजा नहीं होंगे, दूसरा कोई भी बॉलर होगा, उससे वो एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ बड़े आराम से जा सकते हैं, वो चाहे वो तेज गेंदबाज रखना चाहे वो रखें, या वो चाहे स्पिनर रखना चाहे वो रखे भारतीय टीम। बट मुझे लगता है अगर हार्दिक पांड्या प्लेइंग 11 का हिस्सा हुए ना, तो हार्दिक और ईशांत शर्मा और बुमराह, ये तीन में से शायद दो खेल सकते हैं जो तेज गेंदबाजी करें, और आप दो स्पिनर या 3 स्पिनर बड़े आराम से फिर खिला सकते, क्योंकि हार्दिक पांड्या आपका कॉम्बिनेशन ऐसा बना देते हैं जो 6 नंबर पर बैटिंग करेंगे, और जो फास्ट बॉलर को 10-12 और दिन में डालने हैं ना, वो डाल को दे देंगे। तो आपके एक जो फास्ट बॉलर की जगह आपको बैट्समैन में मिल गया जो बॉलिंग भी कर सकता है, तो फिर आप 3 स्पिनर और एक फास्ट बॉलर के साथ भी खेल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, और मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी कि ईशांत शर्मा खेले, क्योंकि वो रिवर्स स्विंग बेहतर तरीके से डाल सकते हैं। 96 97 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस है, इंडिया में खेलने का ज्यादा एक्सपीरियंस है, रिवर्स स्विंग डालने का ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो अगर एक ही तेज गेंदबाज खेलना हो, तो फिर ईशांत शर्मा खेले, और भारत के 3 स्पिनर और एक हार्दिक पांड्या। बिल्कुल सही कहा आपने। ईशांत शर्मा जो रिवर्स स्विंग करते हैं, और ही मस्ट बी एक्चुअली आल्सो एगिंग के भाई मैं टीम में आऊं, इंजरी से वो बाहर रहे थे, और प्रूव करे कि नहीं, ही इज आल्सो इंडियाज नंबर 1 फास्ट बॉलर। एक इंपॉर्टेंट बात स्वान ने कही है, इनफैक्ट जो सही स्टेटमेंट की है कि भैया इंग्लैंड को पेशेंस रखना पड़ेगा इंडिया को हराने के लिए, क्योंकि इंडिया की टीम में वीरेंद्र सहवाग नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, देखिए, टेस्ट क्रिकेट में पेशेंस तो दोनों टीमों को रखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एक टाइम ऐसा भी आएगा जब इंडियन टीम बॉलिंग कर रही होगी और पार्टनरशिप होगी 100 रन, 200 रन, 300 रन की भी इंग्लैंड बैट्समैन के बीच, तो उस समय पेशेंस ही सबसे बड़ा हथियार होता है आपके पास, क्योंकि आप फिर कोशिश करते हो कि रन रोकने देखो और बैट्समैन गलती करके आउट हो जाए, तो फिर आप गेम में वापस आते हो। तो पेशेंस की है, चाहे बैटिंग करे चाहे बॉलिंग करे। तो नो डाउट वीरेंद्र सहवाग इस टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन ऋषभ पंत इस टीम का हिस्सा है। अगर वो खेलेंगे तो वो शायद वीरेंद्र सहवाग जैसी बैटिंग कर सकते हैं। उन्होंने दिखाया ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन में जो 80 रन की पारी खेली नाबाद, उन्होंने शायद टेस्ट मैच सिर्फ उन्हीं की वजह से जीते हैं। एकदम सही है, एकदम सही है। यू नीड समबडी लाइक ऋषभ पंत हु टेक्स द अटैक टू द ऑपोजिशन। अब ये सीरीज कहा जाता है कि रूट वर्सेस विराट कोहली। रूट ने अच्छे रन बनाए, इनफैक्ट एक डबल 100 बनाया और एक 190 ऑड रन बनाया श्रीलंका के सामने। तो तगड़ा मुकाबला होगा दोनों बैट्समैन के बीच में। नो डाउट, नो डाउट, ये जरूर दोनों टीमों के टॉप प्लेयर हैं, कैप्टन हैं, वर्ल्ड के टॉप 5 बैट्समैन में आते हैं, तो इनके बीच तो टक्कर रहेगी रहेगी। बट ये मत भूलिए कि जिसकी बॉलिंग बेहतर रहेगी वो टीम मैच जीतेगी, क्योंकि एंड में तो टेस्ट मैच आप 20 विकेट लेके जीतते हैं। ठीक है, आपको रन बनाने जरूरी है, बोर्ड पर लगाने जरूरी है,
लेकिन विकेट लेना आसान काम नहीं होता। तो जो टीम बेहतर गेंदबाजी करेगी मुझे लगता है कि वो टीम जीतेगी, क्योंकि आप 200-300 तो आप बना ही लेते हो टेस्ट क्रिकेट में, कैसी भी विकेट हो, ना करते। लेकिन उतने रन बनाने के बाद उस टीम को उतने रन पे रोकना, ऑल आउट करना या कम रन पे ऑल आउट करना, फिर दोबारा उनको ऑल आउट करना, वो एक टफ टास्क रहता है। बट जैसे पिछली बार भी ये चैलेंज तो इसलिए ऐसे ही शुरू हुआ था कि जो रूट वर्सेस विराट कोहली, बट ये रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिसकी बॉलिंग बेटर रहेगी वो टीम जीतेगी। दुरुस्त फरमाया। अभी बॉलिंग में आपने कहा कि ईशांत शर्मा इंडिया के फास्ट बॉलर खेलने चाहिए, स्पिनर में अश्विन जरूर खेलेंगे। आप कुलदीप को लोगे या नहीं, या आप अक्षर पटेल के साथ जाओगे? क्योंकि हमें पता है इंग्लैंड की थोड़ी सी वीकनेस है लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने। देखिए, अगर तीनों खिला सकते हैं तो मैं ज़रूर उनको खिलाने की दोनों को कोशिश खिलाओ। करूँगा। बिल्कुल, दोनों मैं कुलदीप यादव को भी खिलाऊँ, आप अक्षर पटेल को भी खिलाओ, क्योंकि अक्षर अगर पटेल एक शायद को वो खिलाना हो तो एक सिर्फ अगर एक ही बॉलर को खिलाना हो तो फिर मुझे लगता है कि आप कुलदीप यादव के साथ जा सकते हैं, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट में शायद ज़्यादा मैचेस खेले हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है उनका अक्षर पटेल से। क्योंकि अक्षर पटेल नो डाउट जडेजा वाला रोल बड़ा अच्छी तरह से अदा करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी माशाल्लाह ठीक-ठाक करते हैं, उनके उनके जैसे ही करते हैं। बट क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है टेस्ट क्रिकेट का ज़्यादा, तो शायद मैं कुलदीप यादव को पहले टेस्ट मैच में ट्राई करना चाहूँगा। राइट। बिफोर आई साइन यू ऑफ, वीरेंद्र सहवाग, 4 टेस्ट मैच की सीरीज है, आपके हिसाब से क्या स्कोर लाइन होगा सीरीज का और किसके फेवर में? मुझे लगता है कि इंडिया 2-1 से ये सीरीज जीतेगी। 2-1। तो आपको लगता है कि इंग्लैंड एक टेस्ट मैच शायद हमें हरा जाए? बिकॉज इंडिया को 2 टेस्ट ही चाहिए वो वर्ल्ड कप फाइनल में जाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो जो जिस तरीके से क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, कभी-कभी क्या होता है कि आप जब घर में खेलते हो, तो आप थोड़े-से ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हो कि ये जी। तो हमें हरा ही नहीं सकते, या तो ये, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ था। मतलब 2011 की सीरीज जो इंग्लैंड इंडिया में आई थी, हम लोग 2-1 से सीरीज हार रहे थे इंग्लैंड से। तो मेरा ऐसा लगता है, मानना है कि शायद इंडिया भी ये 2-1 से सीरीज जीत सकती है इंग्लैंड की, क्योंकि इंग्लैंड की जो टीम है अभी वो अच्छी क्रिकेट खेल के आ रही है। तो शायद कहीं न कहीं तंग कर सकती है ज़रूर हमें, क्योंकि आप 2 या 3 टेस्ट मैच जीत सकते हो, लेकिन कहीं न कहीं आप खराब भी तो खेलोगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इंडिया 36 रन पे ऑल आउट हो गई थी। तो ऐसा एक पारी या एक टेस्ट मैच भारत में भी होगा जब इंडिया शायद थोड़ा खराब खेलेगी और वो वहाँ पर हार सकती है। अगर उसको बचा पाई तो फिर इंडिया 3-0 से भी जीत सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि 2-1। एकदम सही फरमाया वीरू भाई ने कि कॉम्प्लेसेंसी नहीं आनी देनी चाहिए। हमने अभी ऑस्ट्रेलिया को हराया, उनके घर में जाके इंग्लैंड अच्छा खेल कर आई है, श्रीलंका में उनका भी कॉन्फिडेंस होगा। मजा आएगा वीरू भाई ये सीरीज देखने का। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपका टाइम दिया, बहुत मजा आया। इनफैक्ट मजे की बातें आपने की, एंड आई एम श्योर जितने लोग भी ये शो को सुनेंगे उनको बहुत बहुत मजा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीरू भाई। थैंक यू अनीश भाई, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर शो। थैंक यू एंड इंशाल्लाह जल्द जल्द मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, थैंक यू। आप अपना ख्याल रखिएगा भैया। आप भी, थैंक यू, टेक केयर। बाय।